दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हमने उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और महाधिवक्ता जैसे टॉपिक्स को लिया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उपराष्ट्रपति से। यद्यपि डिटेल्ड वीडियो नहीं है, मुख्य मुख्य जो प्रावधान हैं उनके बारे में ही पढ़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, अनुच्छेद कौन सा है? 63 में है उपराष्ट्रपति का उल्लेख। कहाँ लिया गया उपराष्ट्रपति का उल्लेख? अनुच्छेद जो 63 है इसमें उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 64 में क्या बताया गया है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 63 तो कहता है उपराष्ट्रपति होता है भारत का एक उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 कहते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और 65 क्या कहता है? 65 कहता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा उपराष्ट्रपति। 3 फैक्ट हो गए। अनुच्छेद 63 कहता है उपराष्ट्रपति होगा। 64 कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 65 कहता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। 3 फैक्ट हो गए। पहला 63 में उपराष्ट्रपति, 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति और 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है। और जब ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो इस दौरान वेतन भत्ते राष्ट्रपति के रूप में मिलते हैं। लेकिन इस दौरान राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता राज्यसभा का उपसभापति करता है। जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है उपराष्ट्रपति, तो उस समय राज्यसभा के जो अधिवेशन है उनकी अध्यक्षता राज्यसभा का उपसभापति करता है। जिस प्रकार उदाहरण दिया हुआ है, वीवी गिरी डॉक्टर जाकिर हुसैन के देहांत के बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु हो गई तो वीवी गिरी क्या हुए? राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। फिर वीवी गिरी ने त्यागपत्र दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इसका मतलब क्या हुआ? आज तक एकमात्र उदाहरण है कि जो सीजेआई है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद बीडी जत्ती ने भी उपराष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति होते हुए राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 66 क्या कहता है? योग्यता के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, और इसके लिए क्या होता है? प्रस्तावक के रूप में 20 सदस्य, अनुमोदक के रूप में 20 सदस्यों की आवश्यकता होती है। पढ़ रहे हैं उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। 64 में राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति होता है। 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो अधिकतम 6 माह तक हो सकता है। फिर हमने कुछ उदाहरण पढ़े। इसी प्रकार 66 जो अनुच्छेद है उसमें उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। इस पद के लिए प्रस्तावक 20 सदस्य और अनुमोदक 20 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अब उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा, इससे क्या जानकारी मिलती है? राज्य का विधानमंडल उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। निर्वाचक मंडल में कौन कौन से होते हैं? संसद के दोनों सदनों के, यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित भी और मनोनीत भी दोनों सदस्य भाग लेते हैं। जमानत जब्त कैसे होती है? वैध मतों का अगर 1/6 भाग नहीं मिलता है तो जमानत जब्त हो जाती हैं। अनुच्छेद 71 चुनाव विवाद निपटारा सुप्रीम कोर्ट में। अनुच्छेद 71 कहता है अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या अन्य कोई चुनाव जो भारत के निर्वाचन आयोग के अधीन होते हैं, अगर उनका किसी प्रकार का विवाद है तो अंतिम रूप से निपटारा भारतीय उच्चतम न्यायालय के माध्यम से होता है।
ये जानकारी कहाँ से मिलती है? अनुच्छेद 71 से। ठीक है। अब अगला आता है अनुच्छेद 67 क्या कहते हैं? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सामान्यतया उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष तक होता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 76 कहता है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कार्यकाल तो होता है 5 वर्ष का, हटाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। विधि क्या होती है? राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित और लोकसभा की सहमति से। सर्वप्रथम राज्यसभा में, यानी अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित करना पड़ता है जो कि 2/3 बहुमत से उसको पारित करती है, फिर लोकसभा की भी सहमति होती है, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। पद रिक्त होने पर कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। 6 माह में चुनाव करवाने अनिवार्य है। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है, राष्ट्रपति का तो है लेकिन उपराष्ट्रपति का नहीं है। अगर पद रिक्त हो गया तो कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन 6 माह के अंदर चुनाव कराने अनिवार्य हैं। अनुच्छेद 68 रिक्ति को अतिशीघ्र भरना होता है। अनुच्छेद 68 कहता है इसे 6 महीनों में चुनाव कराना आवश्यक है। यथासंभव ये उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो गया तो उसको शीघ्र भरना आवश्यक होता है। ये अनुच्छेद 68 कहता है। 69 में किसका उल्लेख किया गया है? 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। 69 के बाद में अनुच्छेद 70 की बात कर रहे हैं। आपातकाल में राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किया जाता है। आपातकाल होगी, किसी प्रकार की इमरजेंसी होगी, उसमें राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। यानी राष्ट्रपति कोई इमरजेंसी होगी तो उसमें राष्ट्रपति कोई विकट परिस्थिति में है तो उस समय उपराष्ट्रपति काम करेगा अनुच्छेद 70 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 71 क्या कहता है? निर्वाचन विवाद निपटारा। सुप्रीम कोर्ट में ये अपने पढ़ चुके हैं। यानी जब उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के संबंधित चुनाव से संबंधित जो विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका अंतिम निर्णय भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 97 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन भत्तों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 97 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन भत्ते। राज्यसभा के सभापति के रूप में 4 लाख रुपए। ठीक है। ये राशि समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, इसलिए इसका ज़्यादा मैं उल्लेख नहीं करूँगा। और जो भी अपडेटेड राशि है उसके बारे में अपने नोट्स में मेंशन करते रहें। वेतन भत्तों की बात करें तो अनुच्छेद 97 में उल्लेख किया गया राष्ट्रपति के रूप में। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि राज्यसभा का जो सभापति जो उपराष्ट्रपति होता है, इसी प्रकार लोकसभा का जो स्पीकर है, इन दोनों के वेतन बराबर होता है। उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है। ठीक है। जिस प्रकार राज्यों के जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति के रूप के बारे में बात करें तो वो राज्यपाल होते हैं। उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है। उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है। अनुच्छेद 64 सभापति के रूप में, अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। अनुच्छेद 64 तो कहता है उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य कर रहा है अनुच्छेद 64 के तहत, और 70 कहता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है। जब उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में यानी राज्यसभा के हेड के रूप में कार्य करता है तब वह 64 के तहत कार्य करता है, और जब वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब अनुच्छेद 70 के तहत कार्यवाही करता है। अब तक कौन कौन से उपराष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में डिटेल दी गई है, फिर एक ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जो 1952 से 1962 तक यानी कुल मिला के 2 लगातार कार्यकाल जो पूर्ण किया, प्रथम उपराष्ट्रपति थे। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन जो 1962 से 1967 तक, फिर वी गिरी 1967 से 1969 तक, फिर GS पाठक जो 1969 से
1974 तक, फिर बी.डी. जत्ती जो 1974 से 79 तक, फिर छठे मोहम्मद हिदायतुल्ला 1979 से 1984 तक, फिर आर वेंकटरमन जो 1984 से 1987 तक कार्य किया, फिर शंकर दयाल शर्मा जो 1987 से 1992 तक जो लाइबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी जो प्रतिमान था, शंकर दयाल शर्मा उसमें उपराष्ट्रपति थे। के आर नारायणन 1992 से 1997 तक प्रथम दलित राष्ट्रपति कह सकते हैं इनको। फिर कृष्णकांत आई 1997 से 2002 तक, इसका मतलब पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो कृष्णकांत थे। फिर भैरों सिंह शेखावत जिनका संबंध राजस्थान से था 2002 से 2007 तक। डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से 2017 यानी 2 बार लगातार, यानी प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो 1952 से 1962 तक 2 बार रहे। उसके बाद में डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से 2017 2 बार रहे। एम वेंकैया नायडू 2017 से लेकर के 2022 अगस्त तक रहे। और वर्तमान में 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ जो कि 11 अगस्त 2022 से लगातार उपराष्ट्रपति का पद धारण किए हुए हैं। एम.वी. नायडू ने गोपाल कृष्ण गांधी को हराया था। कब की बात कर रहे हैं? ये जो एम वेंकैया नायडू है उसमें के चुनाव की बात है जिसमें 516 मत मिले थे एम वेंकैया नायडू को, और जो गोपाल कृष्ण गांधी थे उनको 32.2 मत मिले थे। ठीक है, ये शपथ के बारे में बात अब नहीं करेंगे क्योंकि नए उपराष्ट्रपति डॉक्टर जगदीप धनखड़ आ चुके हैं। अब क्वेश्चन आता है निर्विरोध रूप से उपराष्ट्रपति कौन कौन बने? तो डॉक्टर राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा। लिख लो एक बारी, निर्विरोध उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा। अब मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है उपराष्ट्रपति को याद करने की और उनका कर्म। वर्तमान में जो 14वें उपराष्ट्रपति हैं वहाँ तक की ट्रिक के माध्यम से बताया है कि इनका कर्म क्या है। तो ट्रिक इस प्रकार है, वैसे तो इनके नाम आपने देख लिए, फिर भी ट्रिक है। राधा जाकर गिरी पैकेट बीड़ी पर, बीड़ी का पैकेट है। वैसे मैं नशा की जो प्रवृत्ति है उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। नशा शरीर का नाश करता है, समाज का विनाश करता है, इसलिए नशे से दूर रहें। लेकिन अपने उद्देश्य इस राजनीति विज्ञान के विषय को याद करना है, तो इसमें अपने ट्रिक के माध्यम से उपयोग किया है। राधा जाकर गिरी पैकेट बीड़ी पर, हद बेशर्म के नाक भी नहीं है थना, मतलब हद हो गई। बेशर्म के नाक भी नहीं है मतलब शर्म भी नहीं है। धन्ना नाम का एक व्यक्ति है, उससे बात कर रहा। राधा जाकर गिरी पैकेट बीड़ी पर, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा, हद हो गई, बेशर्म के नाक भी नहीं है। धन्ना, कोई धन्ना नाम का व्यक्ति है, उससे बातचीत हो रही है। इस प्रकार एक मैंने ट्रिक बनाई है। एक बार वापस ट्रिक बोल देते हैं। राधा जाकर गिरी पैकेट बीड़ी पर, हद बेशर्म के नाक भी नहीं है धन्ना। राधा से क्या हुआ? डॉक्टर राधा कृष्णन, टाइम पीरियड हमने देख चुका, लगातार 2 बार रहे थे 1952 से 1962 तक। जाकर का क्या हो गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन। गिरी का क्या हो गया? वी गिरी। पैकेट का क्या हो गया? पैकेट का GS पाठक हो गया। बीड़ी पर का क्या हो गया? बी.डी. जत्ती। हद का मतलब मोहम्मद हिदायतुल्ला। बे से आर वेंकटरमन हो गया। शर्म के शंकर दयाल शर्मा हो गया। नाक से ना से KR नारायणन हो गया। और कै से कृष्णकांत। नाक में ना से नारायणन हो गया और कै से कृष्णकांत हो गया। भी से भैरों सिंह शेखावत। है डॉक्टर हामिद अंसारी। नहीं एम वेंकैया नायडू। धन्ना जगदीप धनखड़। ठीक है, 11 अगस्त 2022 से जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। तो एक बार ट्रिक स्क्रीनशॉट लेके या अपने लेखनी में स्वयं मेंशन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राधा जाकर गिरी पैकेट बीड़ी पर, हद बेशर्म के नाक भी नहीं है धना। तो इसका मतलब राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वी गिरी, और ये पैकेट की बात करें तो ये GS पाठक। फिर बीड़ी से बी.डी. जत्ती हो गया। हद से मोहम्मद हिदायतुल्ला,
बे से आर वेंकटरमन, शर्मा के डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा, और नाक में ना से नारायणन के आर नारायणन, के से कृष्णकांत, बी से भैरव सिंह शेखावत, है से डॉक्टर हामिद अंसारी, नहीं से एम वेंकैया नायडू, और धन्ना से जगदीप धनखड़। ठीक है, ये मुख्य फैक्ट थे उपराष्ट्रपति के। अब आता है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। अपने ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं मुख्य मुख्य जो अनुच्छेद हैं उसके बारे में पढ़ने की। ठीक है, तो पहला आता है अनुच्छेद 74। राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह व परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। ये 74 कहता है। 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यों के लिए और उन्हें सलाह और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब 75 क्या कहता है? 75 कहता है, अनुच्छेद 75, लोकसभा में बहुमत दल का नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, याद रखना पहली बात, इलेक्ट नहीं होते। तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती हैं? सिफारिश करता है राष्ट्रपति की सिफारिश पर, तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 74 तो कहता है राष्ट्रपति की सहायतार्थ एक मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री। और 75 कहता है, 75 क्या कहता है? 75 कहता है लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वह राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, न कि लोकसभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा भंग नहीं होती है। प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र देता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, लोकसभा भंग नहीं होती। संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद है वो भंग हो जाती है। अनुच्छेद 78 में क्या उल्लेख है? अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कार्यों का उल्लेख है। तब ने पढ़ा 74, राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह व परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री। 75 में पढ़ा लोकसभा में बहुमत दल का नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र से संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, लोकसभा नहीं। अनुच्छेद 78 पढ़ा प्रधानमंत्री के कार्य। अब हम पढ़ रहे हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं महान्यायवादी। कौन है महान्यायवादी? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। कहाँ उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 76। नियुक्ति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। इसका मतलब महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके तहत होती है? अनुच्छेद 76 के तहत। कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। दूसरा आता है 88, भारत के किसी भी, ये देखो, भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। महान्यायवादी के बारे में बात करें, इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। 76 कहता है इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 88 कहता है भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करें, भी भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। कौन सा पद है? तो वो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। 88 कहता है भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये फैक्ट हैं मुख्य अटॉर्नी जनरल के बारे में। पहला फैक्ट क्या बताया इसमें? पहला बताया है भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। दूसरा क्या बताया? संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है। और तीसरा फैक्ट क्या बताया? लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये कहाँ उल्लेख किया गया है? ये उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 88 में। अनुच्छेद 88 में क्या कहता है? जो भारत का महान्यायवादी है किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, भारत में कहीं भी। दूसरा, संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये कौन से अनुच्छेद में है? ये 88 में। ठीक है,
महान्यायवादी विधानमंडल में भी भाग ले सकता है। अभी हमने बात किया किसी भी न्यायालय में भाग ले सकता है, किसी भी सदन में बोल सकता है, संसद के किसी भी सदन में, लेकिन संसद से बाहर राज्यों का जो विधानमंडल है वहाँ भी भाग ले सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, संसद और विधानमंडल दोनों में भाग ले सकता है और किसी भी न्यायालय में भाग ले सकता है। प्रथम महान्यायवादी की बात करें तो MC शीतलवाड़ थे। प्रथम अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया कौन थे? प्रथम अटॉर्नी जनरल थे MC शीतलवाड़। प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC शीतलवाड़। ठीक है। और अभी ये जो डेटा है थोड़ा सा अपडेट करने वाला है। वर्तमान यानी 15वें अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल वर्तमान नहीं है, 15वें ज़रूर हैं। 15वें महान्यायवादी थे के वेणुगोपाल, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ इसको। 16वें एक बार मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। अभी 16वें हो चुके हैं R वेंकट रमणी। कौन है अभी? 16वें R वेंकट रमणी, थोड़ा लिख लेना। R वेंकट रमणी है, रमणी है ये लास्ट में साल के। ये 1 अक्टूबर 2022 से, कब से? 1 अक्टूबर 2022 से 16वें महान्यायवादी बने हैं। 1 अक्टूबर 2022 से। ठीक है, कर लिया मेंशन। 1 अक्टूबर 2022 से 16वें महान्यायवादी बने हैं R वेंकट रमणी। रमन नहीं है, रमणी है। ठीक है, तो ये अभी आपने पढ़ा महान्यायवादी के बारे में कौन कौन से अनुच्छेद है। 76 में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। 88 में कहा भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। संसद और जो विधानमंडल है उसमें भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। इसके अलावा प्रथम महान्यायवादी की बात करें तो MC शीतलवाड़ थे और वर्तमान में 16वें महान्यायवादी R वेंकट रमणी हैं जो 1 अक्टूबर 2022 से कार्यरत हैं। 15वें कौन थे? के वेणुगोपाल। अब आता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता कौन है? 165 अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की बात करें, कौन होता है ये महाधिवक्ता? 165 अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। जिस प्रकार महान्यायवादी वो केंद्र का होता है और महाधिवक्ता ये राज्य का होता है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है और नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, इसको भी अधिकार है। भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार महाधिवक्ता का होता है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 165। ठीक है। अब आता है विधानसभा, विधान परिषद और उसकी समितियों की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन इस आधार पर वो मत नहीं दे सकता। इसका मतलब विधान सभा और विधान परिषद, इसका मतलब विधानमंडल में तो भाग ले सकता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार उसको नहीं है। महाधिवक्ता की बात करें अनुच्छेद 165 में, तो वर्तमान महाधिवक्ता MS सिंघवी है जो जोधपुर से हैं। फिर भी थोड़ा सा चेक कर लेना इसको। ये महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति, भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है और विधानमंडल में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। वर्तमान में MS सिंघवी बताए गए हैं। थोड़ा सा चेक कर लेना इसको अपडेट। अब आता है वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। अभी अपने कौन कौन से पढ़े। बात करें उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ फैक्ट है वो पढ़े, उसके बाद में महान्यायवादी, फिर महाधिवक्ता। अब जो अन्य फैक्ट है उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो उनके बारे में देख रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल यानी इसके कुछ प्रावधान हैं, जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों में इतनी सीटें जीत ली, या कम से कम लोकसभा में इतने राज्यों में इतने % मत प्राप्त कर लिए, वो अलग से वीडियो में मेंशन करेंगे। उसके बारे में अलग से वीडियो बना करके चर्चा करेंगे। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा न हो इसलिए बहुत ही शॉर्ट के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? पहला कांग्रेस है जो 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा स्थापना की गई थी, एक्टर ओम ह्यूम। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा
कांग्रेस की 1885 में सेफ्टी वाल्व के रूप में स्थापना की गई थी। सेफ्टी वाल्व के रूप में अंग्रेज़ों ने इसकी स्थापना की थी और इसका जो प्रतीक चिन्ह वर्तमान में है वो हाथ है, हाथ का पंजा। फिर 2 नंबर पे आता है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जो 1980 में स्थापित हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक थे। कमल इसका प्रतीक चिन्ह। 3 नंबर पे बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, जो 1984 में स्थापित हुई। कांशीराम जी इसके संस्थापक थे। हाथी इनका प्रतीक चिन्ह। 4 नंबर पे आती है माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कॉमरेड। ये 1925 में एमएन रॉय के द्वारा स्थापित थी। अनाज की बाली और हंसिया, अनाज की बाली और हंसिया ये भाकपा का प्रतीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। फिर आती है माकपा, जो 1964 में आई। एमएस डांगे के द्वारा हंसिया, तोड़ा और तारा दोनों के अलग अलग है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में एमएन रॉय के द्वारा अनाज की बाली और हंसिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में एमएस डांगे, हंसिया, तोड़ा और तारा। एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो 1999 में कांग्रेस से अलग होकर बनी। शरद पवार जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। घड़ी इसका प्रतीक चिन्ह। 7वीं है एआई तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो 1998 में बनी। ममता बनर्जी इसके संस्थापक है। पुष्प और तृण इसके प्रतीक चिन्ह। फिर आता है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो नवीनतम है, 2013 में बनी। नेशनल पीपुल्स पार्टी पीएस संगमा की है। पुस्तक इसका प्रतीक चिन्ह। अब एक छोटा सा फैक्ट और दिया है कि 10वीं जो अनुसूची है, जिसमें किसके बारे में है, दल बदल से संबंधित है, 1985 में हुई थी। 52वां संविधान संशोधन है जिसके बारे में उल्लेख है। तो 10वीं अनुसूची से संबंधित जो अनुच्छेद कौन कौन से हैं उसके बारे में बताया गया। 101, 102, 190 और 191, ठीक है। अब बात करते हैं जो भारत का एकीकरण हो रहा था, 562 रियासतों का एकीकरण हुआ। उसमें से 3 रियासतें विशेष रूप से अपना स्थान रखती है, जिसमें जूनागढ़ रियासत, दूसरी हैदराबाद रियासत, तीसरी जम्मू कश्मीर रियासत। इनका विलय काफ़ी परेशानी के साथ हुआ। जूनागढ़ रियासत का विलय कब हुआ? 20 जनवरी 1948 को, याद रखना है। जूनागढ़ रियासत का विलय कब हुआ? जूनागढ़ रियासत का विलय हुआ 20 जनवरी 1948। किसके द्वारा हुआ? जनमत संग्रह के माध्यम से। जूनागढ़ रियासत का विलय हुआ जनमत संग्रह के माध्यम से। 1,80,000 भारत और 91 पाकिस्तान के पक्ष में मत पड़े। इसका मतलब क्या हुआ? जनमत संग्रह कराया गया तो भारत के पक्ष में, भारत में विलय के पक्ष में इन्होंने मत किया। और उस समय यहाँ के शासक थे मोहम्मद दिलावर खां। जूनागढ़ रियासत के शासक कौन थे? जूनागढ़ रियासत के शासक कौन थे जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे? तो मोहम्मद दिलावर खां। इसका मतलब क्या हुआ? जूनागढ़ एक ऐसी रियासत थी जिसका शासक तो मुस्लिम था लेकिन जनता हिंदू थी। इसका मतलब ज़्यादातर लोग भारत में मिलना चाहते थे, शासक भाग गया। 20 जनवरी 1948 को जनमत संग्रह करवाया गया। 1,80,000 भारत के पक्ष में और केवल 91 पाकिस्तान के पक्ष में। इसका मतलब नगण्य वोट थे उसके पक्ष में। मोहम्मद दिलावर खां की एक न चली और वो पाकिस्तान की तरफ अपना रुख करके चले गए। फिर आता है हैदराबाद का विलय। हैदराबाद रियासत के बारे में बात कर रहे हैं। हैदराबाद का विलय 29 नवंबर 1947 को एक समझौता हुआ था हैदराबाद का। 29 सितंबर 1947 को। हैदराबाद का विलय कब हुआ? हैदराबाद का विलय हुआ 29 नवंबर 1947 को। हैदराबाद का विलय कब हुआ? 29 नवंबर 1947। लिख लो एक बारी। 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत का विलय हो गया समझौते के माध्यम से। उसमें उसके शासक कौन थे? उसमें उसके शासक थे उस्मान अली। हैदराबाद रियासत के शासक कौन थे? उस्मान अली। और इसके बीच में कौन सा समझौता हुआ था? स्टैंड स्टिल
एग्रीमेंट, कौन सा समझौता हुआ था जिसके तहत हैदराबाद रियासत का विलय हुआ? वो समझौते का नाम याद रखना है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। क्या नाम है? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ठीक है, ये बात है। इस एग्रीमेंट के तहत हैदराबाद रियासत का विलय हुआ। कब हुआ? 29 नवंबर 1947 को। 18 सितंबर 1948 को भारत का हैदराबाद पर कब्जा हो गया। ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसका विलय किया गया। ये हैदराबाद रियासत से संबंधित मुख्य फैक्ट हैं। ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन पोलो चलाया गया। क्वेश्चन आता है ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? हैदराबाद रियासत के विलय से संबंधित है। शासक कौन थे उसमें? उस्मान अली। उसमें शासक कौन थे? उस्मान अली। कब हुआ हैदराबाद विलय? हैदराबाद विलय हुआ 29 नवंबर 1947 का समझौते के तहत 18 सितंबर 1948 को। ठीक है। एग्रीमेंट कौन सा हुआ? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ये मुख्य फैक्ट हैं। वापस देख लेते हैं हैदराबाद रियासत के बारे में। हैदराबाद रियासत के बारे में वापस देख लेते हैं। क्या 29 नवंबर 1947 को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ? उसमें उसके शासक थे उस्मान अली। लेकिन जब जनता पर जुल्म ढाए गए तब ऑपरेशन पोलो चलाया गया और 18 सितंबर 1948 को भारत ने इस पर कब्जा कर लिया। अब अगली तीसरी रियासत थी जो विवादित थी, वो जम्मू कश्मीर। तीसरी विवादित रियासत कौन सी थी? वो जम्मू कश्मीर। शासक कौन थे? शासक थे हिंदू हरि सिंह। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए। विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब हुए? 26 अक्टूबर 1947 को। 1954 में इस विलय पुष्ट हो गया। 26 जनवरी 1957 का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1957 को किसका संविधान था? जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था। जम्मू कश्मीर की बात करें, शासक हरि सिंह थे। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर और 1954 में विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर थे उसकी पुष्टि हो गई। फिर 26 जनवरी 1957 को संविधान लागू हो गया जम्मू कश्मीर का। ये तीन विवादित रियासतें थी। जूनागढ़ 20 जनवरी 1948 को जनमत संग्रह के द्वारा विलय किया गया। इसमें जनमत संग्रह भारत के पक्ष में कुल 1,80,000 भारत और 91 पाकिस्तान के पक्ष में मोहम्मद दिलावर खां उस समय शासक था। फिर हैदराबाद 29 नवंबर 1947 को जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, उसमें 29 नवंबर 1947 को उस्मान अली ने कहर ढाए जनता पे, तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत में विलय किया गया। फिर जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में बात करें तो हरि सिंह शासक था। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और 1954 में इसकी पुष्टि हो गई। 26 जनवरी 1957 को संविधान जम्मू कश्मीर का अलग से लागू हो गया। अब बात कर रहे हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की। जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद में राज्यों का पुनर्गठन करने की बात चली, तो उसके लिए अनेक आयोग गठित हुए। उसी में से एक आयोग का नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है राज्य पुनर्गठन आयोग का? क्योंकि जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे फजल अली, तो फजल अली आयोग भी कहते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली। कब हुआ? 1953। इसके दो अन्य सदस्य कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, अध्यक्ष फजल अली। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। अन्य सदस्य कौन कौन से? HN कुंजरू, दूसरा सरदार KM पन्नीकर। अध्यक्ष कौन है? फजल अली। अध्यक्ष कौन है? फजल अली। किसके? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, अध्यक्ष फजल अली। अन्य सदस्य HN कुंजरू और सरदार KM पन्नीकर। ये रिपोर्ट कब सौंपते हैं? 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 30 सितंबर 1955 को। कब का है? 1953 का। एक बार रिपीट करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, अध्यक्ष फजल अली, अन्य सदस्य HN कुंजरू और सरदार KM पन्नीकर। अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं 30 सितंबर 1955 को।
अब आता है अगला टॉपिक हमने पढ़ रहे हैं अभी मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री एक टॉपिक है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सीएम 163 मंत्रिपरिषद यानी राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसका मुखिया होता है मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 163 कहता है राज्य का मुखिया, मंत्रिपरिषद का हेड वो मुख्यमंत्री होगा। 164 क्या कहता है, बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री कार्य करता है। अनुच्छेद 163 कहता है मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है राज्य की मंत्रिपरिषद का वो मुख्यमंत्री। 163 के तहत 164 के तहत बहुमत दल के जो भी नेता है उसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ये थोड़ा अलग फैक्ट है, इसलिए याद रखना है। दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता, उपराज्यपाल की सलाह पर करता है राष्ट्रपति। 163 में मंत्रिपरिषद का मुखिया, राज्य की मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री। 164 में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री। 167 में सीएम के यानी मुख्यमंत्री के कार्यों का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 167 में क्या है, मुख्यमंत्री के कार्यों का उल्लेख किया जाता है। अब आता है सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, यानी पूरे भारत में अब तक सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक काम करने वाले मुख्यमंत्री कौन कौन से रहे हैं, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। तो पहला नाम आता है पवन चामलिंग का, जो सिक्किम के 25 वर्ष तक मुख्यमंत्रित्व काल निकाला। जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था ज्योति बसु का, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने 25 वर्ष तक शासन किया। तो सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे पवन चामलिंग, जो सिक्किम के थे, 25 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। फिर ज्योति बसु, जिनका रिकॉर्ड काफ़ी लंबे समय तक रहा, 24 वर्षों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। अब आता है सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। है तो सबसे लंबे समय की बात कर ली हमने, अब बात कर रहे हैं सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन से थे। तो वो आते हैं जगदम्बिका पाल, उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने केवल 24 घंटे यानी केवल एक दिन का मुख्यमंत्री का काल रहा उनका। 3 फैक्ट हो गए। सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं पवन चामलिंग, जो 25 वर्ष तक रहे सिक्किम के। उससे पहले लगातार काफ़ी लंबे समय तक प्रथम स्थान बनाए रखा था ज्योति बसु ने, जो पश्चिम बंगाल के थे, 24 वर्षों तक शासन किया। सबसे कम मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले, सबसे कम काल तक या सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं जगदम्बिका पाल, उत्तर प्रदेश के, केवल 24 घंटों तक मुख्यमंत्री रहे। संविधान में डिप्टी सीएम पद का उल्लेख नहीं है, यानी उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। यद्यपि उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख नहीं किया गया है। राजस्थान में अब तक 5 उप मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखने हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री कौन कौन कब बनाए गए, तो राजस्थान के 5 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो पहला उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, जो 1952 से 1954 तक रहे। दूसरा हरिशंकर भाबड़ा, 1993 से 1998। फिर बनवारी लाल बैरवा, 2002 से 2003। फिर कमला बेनीवाल, जो मंत्री रही 2003 से 2002। फिर सचिन पायलट, अभी जो सरकार चल रही है उसमें सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे, वर्तमान में उन्हें इस पद से हटा दिया गया है। तो जो डिप्टी सीएम है उस पद का उल्लेख संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन व्यवस्थाओं को बनाए रखने के उद्देश्य से इस पद का सृजन किया जाता है। जैसे टीकाराम पालीवाल है 1952 से 1954 तक, हरिशंकर भाबड़ा है 1993 से 1998 तक, बनवारी लाल बैरवा है 2002 से 2003 तक, कमला बेनीवाल है जनवरी 2003 से दिसंबर 2003 तक, और सचिन पायलट 2018 से 2020 तक उप मुख्यमंत्री रहे। जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981। जगन्नाथ पहाड़िया 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक मुख्यमंत्री रहे। हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक। सबसे कम कार्यकाल था 16 दिन का, ठीक है। 23
फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 सबसे कम कार्यकाल का मुख्यमंत्री था हीरालाल देवपुरा का। हरदेव जोशी एकमात्र एमएलए जो लगातार 10 बार जीते, ये भी क्वेश्चन आता है। राजस्थान के एकमात्र एमएलए जो लगातार 10 बार एमएलए का पद जीते वो हरदेव जोशी थे। अब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की बात करें, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की, तो राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा जा चुका है। कौन कौन से हैं वापस देख लेते हैं। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। कब? प्रथम बार लगा 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक, याद रखना है। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा राजस्थान में? तो वो लगा 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन का मतलब अनुच्छेद 356 की बात कर रहे हैं, जो भाग 18 में है। प्रथम बार 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लग रहा है? 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977। इसका मतलब प्रथम बार 1967 में, दूसरी बार 1977 में। दूसरी बार लगा, उसमें हरदेव जोशी मुख्यमंत्री थे। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लग रहा है राजस्थान में? 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980, भैरों सिंह शेखावत के समय। इसका मतलब पहली बार 1967 में, दूसरी बार 1977 में और तीसरी बार 1980 में। 3 बार हो गए। प्रथम बार 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 मोहनलाल सुखाड़िया के समय। दूसरी बार 30 अप्रैल 1977 से 21 जून विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है वर्तमान में। 1977 तक हरदेव जोशी के समय। तीसरी बार 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक भैरों सिंह शेखावत के समय। चौथी और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा राजस्थान में 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 भैरों सिंह शेखावत के समय। इसका मतलब भैरों सिंह शेखावत के समय 2 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से एक बार याद कर सकते हैं। पहला 67, दूसरा 77, तीसरा 80 और चौथा 92 या 93 के मध्य। ठीक है, 4 बार उपराष्ट्रपति शासन है, इनको लिख करके याद कर सकते हैं। अब बात करें राजस्थान में विधानसभा की जो सीटें हैं उनकी संख्या किस प्रकार बढ़ी। पहली जो विधानसभा थी जिसके चुनाव हुए थे 1952 में, प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? 1952 में। उसमें 160 सीटों के लिए चुनाव हुए। 30 सीटें अलग थी जो धारासभा अजमेर मेरवाड़ा की थी, उसके अलग चुनाव हुए। लेकिन 160 सीटें राजस्थान की थी प्रथम विधानसभा के समय, उस समय चुनाव हुए थे। दूसरी जो विधानसभा है उसमें सीटें बढ़ा दी गई। दूसरी विधानसभा में सीटें बढ़ा करके 1957 में 176 कर दी। पहले 160 थी प्रथम विधानसभा 1952 में, दूसरी में कर दी गई 176। फिर याद करना है चौथी जो विधानसभा थी 1967 की, उसमें 184 सीटें हो गई। क्रम याद करना है। प्रथम विधानसभा में 160 सीटें 1952, दूसरी विधानसभा में 176 सीटें 1957, चौथी विधानसभा 1967 में 184 सीटें। और जो छठी विधानसभा कब हो रही है? 1977 में, उसमें 200 सीटें हो गई। वर्तमान में भी 200 हैं। छठी लोकसभा चुनाव में सीटें 23 से 25 कर दी गई थी। छठी विधानसभा में तो 200 सीटें हो गई विधानसभा की, और छठी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी 23 से बढ़ा करके लोकसभा की सीटें भी 25 कर दी गई। इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रथम विधानसभा 1952 में विधानसभा की सीटें थी 160, दूसरी विधानसभा में सीटें 1957 में होगी 176, चौथी में होगी 1967 में 184 और छठी विधानसभा 1977 में होगी 200। इसी प्रकार छठी लोकसभा में जो सीटें थी वो 23 से बढ़ा करके 25 कर दी गई थी। अगला एक फैक्ट और है, राजसमंद लोकसभा सीट है। राजसमंद जो जिला है, राजसमंद लोकसभा सीट का विस्तार 4 जिलों में है। एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जिनका 4 जिलों में विस्तार है। ठीक है, अब अपने पढ़ रहे हैं राजस्थान राज्य के जो राज्यसभा सदस्य वर्तमान में कौन कौन से हैं, कौन सी पार्टियों से संबंधित हैं। तो एक बार थोड़ा सा फैक्ट चेक कर लेना, फिर भी मैं नाम रिपीट कर रहा हूँ। के सी वेणुगोपाल INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, नीरज डांगी कांग्रेस,
मनमोहन सिंह जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो कांग्रेस, फिर किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी, ओम प्रकाश माथुर बीजेपी, राजेंद्र गहलोत बीजेपी, राजकुमार वर्मा बीजेपी, हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर बीजेपी, भूपेंद्र यादव बीजेपी और के अल्फांसो बीजेपी। इसका मतलब 3 सीटें बीजेपी कांग्रेस के पास, बाकी 7 सीटें बीजेपी के पास हैं। इसका मतलब 7 बीजेपी और 3 कांग्रेस। 2015 तक पंचायत राज संस्थाओं के लिए राजस्थान के लिए 10 बार चुनाव हो चुका है। मुख्य फैक्ट है, इनको मैंने शामिल किया है इसी वीडियो में। 2015 तक पंचायती राज संस्थाओं, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के भाग 9 में किया गया है। उधर अनुसूची 11 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। तो अब तक 10 बार 2015 तक हो चुके हैं चुनाव, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के बाद 5 बार चुनाव हुए। जो 73वां संविधान संशोधन है उसके बाद 5 बार चुनाव हो चुके हैं। चौधरी लिखमाराम नागौर देश के पहले जिला प्रमुख बने। ये फैक्ट हैं, याद रखने हैं। चौधरी लिखमाराम देश के प्रथम जिला प्रमुख बने जो नागौर जिले राजस्थान से। नगेंद्र बालाचारण जो कोटा की देश की प्रथम महिला जिला प्रमुख, पहले जिला प्रमुख भी राजस्थान से जो नागौर जिले के चौधरी लिखमाराम थे। नगेंद्र बालाचारण जो देश की प्रथम महिला जिला प्रमुख थी कोटा से। 5 विभाग पंचायतों को 2 अक्टूबर 2010 को सौंपे गए। 5 विभाग पंचायती राज को सौंपे गए थे। कौन कौन से बात करें? प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो प्राइमरी एजुकेशन है, कृषि विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। ये 5 विभाग है जो 2 अक्टूबर 2010 को पंचायतों को सौंपे। कौन कौन से? रिपीट कर लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा, कृषि विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, महिला और बाल विकास विभाग और 5वां सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, ठीक है। एक कानून है पेशा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। पेशा का फुल फॉर्म क्या आती है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। ये भूरिया समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 9 में 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होती। 30 सितंबर 1999 को लागू हुई थी, ठीक है। वर्तमान 10 राज्यों के 8 जिलों में लागू है पेशा कानून। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 ये भूरिया समिति से संबंधित हैं। 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, ठीक है। अब अगला है नगर, जो भारतीय संविधान के भाग 9A, इसी प्रकार अनुसूची 12 में जो नगर पालिका यानी नगरीय निकायों का उल्लेख है 243 तय से 243 या 6 तक उल्लेख है। 75% गैर कृषि कार्यों में जुड़ी जनसंख्या होनी चाहिए नगर के लिए। आबादी 5000 कम से कम होनी चाहिए। घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। ये इसका दायरा है। नगर बनाने के लिए कौन कौन सी दायरा, यानी ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र अगर बनाना है तो इस प्रकार का क्राइटेरिया होना चाहिए। 75% नॉन एग्रीकल्चर लैंड, जिसमें नॉन एग्रीकल्चर वर्किंग पर्सन होने चाहिए। आबादी कम से कम 5000 और जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। मद्रास जो 1687 भारत का प्रथम नगर निगम बना। मद्रास जो वर्तमान में चेन्नई है वो भारत का प्रथम नगर निगम बना। भारत का प्रथम नगर निगम कौन सा बना? मद्रास। वर्तमान में क्या कहलाता है मद्रास? मद्रास कहलाता है वर्तमान में चेन्नई। कब बना? 1687 में, ठीक है। माउंट आबू राजस्थान की पहली नगर पालिका बनी। राजस्थान की पहली नगर पालिका बना माउंट आबू 1864 में। उसके बाद में क्या हुआ? 1866 में अजमेर, 1867 में ब्यावर और 1869 में जयपुर नगर पालिकाओं का निर्माण हुआ। नगर निकायों की बात कर रहे हैं जिसके कुछ पहले प्रावधान दे चुके हैं। तो भारत की पहली नगर निगम बात करें तो वो मद्रास था 1687 में। राजस्थान की पहली नगर पालिका की बात करें तो 1864 में माउंट आबू बनी। उसके बाद में अजमेर 1866 में, ब्यावर 1867 में, जयपुर 1869 में नगर पालिका बनी, ठीक है। तो आज हमने उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, इसके अलावा 3 बड़ी रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के विलय से संबंध में, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंध में कुछ जो मुख्य फैक्ट है उसके बारे में पढ़ा। आप इस वीडियो में जो भी फैक्ट ऐड करना चाहते हैं अपने नोट्स में लगातार ऐड करते जाएं। आप सभी को इस वीडियो
में अंत तक बने रहे।